Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मेरा नाम सौरभ है, डायरेक्टर इनोवेशन स्मार्ट सिटीज इनोवेशन, और मेरे कलीग हैं राघव शर्मा, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटीज इनोवेशन। और जो स्मार्ट सिटीज इनोवेशन है वो इसरो सर्टिफाइड स्पेस ट्यूटर है, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को लेकर स्पेस साइंस की फील्ड में। और जो आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ये कि जो 30 दिसंबर को PSLV C60 में MOITD के अंदर हमारा एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट लॉन्च होने जा रहा है इसरो पोएम मिशन के अंदर, जिसकी मदद से हम लोग जो रोलिंग सैटेलाइट है ऑर्बिट में जब वो घूमती है उसके ऊपर क्या टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो डेटा को हम कैप्चर करने वाले हैं। जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डेवलप किया है अंडर MOITD, जिसको भेजने वाले हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो एक लॉन्ग टर्म विज़न है वो ये है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े, अपनी खुद की सैटेलाइट्स बनाए और वो स्पेस के अंदर लॉन्च करे। वो चाहे सैटेलाइट स्कूल का बच्चा है, यूनिवर्सिटी का बच्चा है, रिसर्चर है, आज की डेट में वो इतनी हमने इस चीज़ों को कम्पैक्ट कर दिया कि यदि आप इसको देखेंगे कि बच्चा खुद की सैटेलाइट बनाकर 50 से 100 किलोमीटर तक ही स्पेस में भेज सकता है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा स्पेस की फील्ड को और आगे ले जाए। तो जो MOITD मिशन रहने वाला है इसमें हम टेम्परेचर को स्टडी करने वाले हैं। जब भी कोई चीज़ अंतरिक्ष में जाएगी तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट रहता है उसका टेम्परेचर को मेंटेन रखना। तो ये टेम्परेचर को स्टडी करेगा हर एक इंस्टेंस पे कि जब सैटेलाइट रोल कर रहा है तो कैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, जब वो सन के सामने जा रहा है तो कितना टेम्परेचर आ रहा है, जब वो धरती के पीछे जा रहा है तो कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो जो पूरा मिशन से हम एक टेम्परेचर प्रोफाइलिंग क्रिएट करेंगे जो कि हम स्पेस एजेंसी के साथ साझा करेंगे, जिसकी मदद से वो अपने अपकमिंग फ्यूचर मिशंस में वो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सेफ्टी कंसर्न करेंगे इक्विपमेंट्स की, एस्ट्रोनॉट्स की। MOITD है जिसका नाम है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। तो जो MOITD है ये एक पेलोड है, जिस पेलोड को टेक मी टू स्पेस में बनाया है, जिसके अंदर हमारा जो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट जा रहा है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि इसको बनाने का जो खर्चा है वो 15 से 20 लाख के आसपास आ जाता है। एक पेलोड को बनाने का खर्चा जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट रहती है। और इस तरह के मिशंस को बनाने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं वो कई बार अपने सेल्फ फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं, वो खुद भी करते हैं, क्योंकि हमारा जैसे पहला या दूसरा मिशन होता है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ फंडेड भी है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं से जो इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं जो इन सब स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों के अंदर। बिल्कुल जब हम नेचर के डेफिनेटली खिलाफ जाएंगे कोई भी चीज करेंगे, तो आर्टिफिशियल जो रेन है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो प्रॉपर तरह से वहाँ पे सीडिंग नहीं की और एज अ रिजल्ट वो फ्लड आए। तो तभी हम बोलते हैं कि जो भी चीज हम करें तो वो नेचर के विपरीत जाकर ना करें। और आई थिंक एक गुड सिटीजन है उसका काम भी होना चाहिए, बट स्टिल हम ह्यूमन ऐसे हैं कि हमें पता भी है कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, स्टिल हम लोग वो करते हैं उन चीज़ों को। तो हमारी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि कुछ भी आप ऐसा आर्टिफिशियल ना करें जिससे नेचर को नुकसान हो फ्यूचर में। सो इन इंडिया अभी तक जब हम आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, आर्टिफिशियल रेन जो है हमारा दैट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट स्टिल अभी इंडिया ने IIT कानपुर के साथ मिलकर इसको प्लान किया था और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था आर्टिफिशियल रेन का। और बट स्टिल एज आई मेंशन कि अभी स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एक छोटी सी फ्लड आ जाती है तो उसको ही अभी हम टेक केयर कर पाते। तो अभी इंडिया आई थिंक उसके लिए रेडी नहीं है, स्टिल रिसर्च गोइंग ऑन कि आर्टिफिशियल रेन अगर हम करवाते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं या कैसा सक्सेसफुल होगा, एंड देन द IITs आर स्टिल वर्किंग ऑन द सेम। सो जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और कॉमन इंसान के लिए हम बात करते हैं, तो जितने भी स्पेस मिशन है ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली हम लोग एक कॉमन इंसान की प्रॉब्लम को उठा के वर्कआउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी काम करते हैं तो हम नेशनल लेवल पे उस चीज़ को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चंडीगढ़ का पर्सन मेरे पास आया और मुझे बोले कि सर मेरी एक ऐसी सैटेलाइट बना दो जो मेरे घर को ट्रैक करेगा, उसी हमें एक नेशनल प्रॉब्लम देखनी होती है कि उससे क्या देश को फायदा होने वाला है, राइट। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स पे हम लोग काम करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा हमारा ये मिशन है MOITD में जो हम टेम्परेचर को कैप्चर कर रहे हैं कि उसका क्या वेरिएशन होगा, इससे ना केवल इंडियन साइंटिस्ट को इस डेटा से सपोर्ट मिलेगा, बट जो अब्रॉड में दूसरी एजेंसीज हैं फ्यूचर में, बिकॉज जो इसरो है वो भी अपना डेटा कहीं ना कहीं शेयर करता है दूसरी एजेंसीज के साथ।
तो हमारे को फ्यूचर के अंदर इस मिशन से हेल्प मिलने वाली है, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाले हैं, वहाँ पर हमें हेल्प मिलने वाली है। और जो हमारा सैटेलाइट प्रोग्राम होगा, जो हम बोल रहे हैं किसी भी रिसर्चर्स या बच्चों के लिए होगा, उसे कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में घूम आएगा और हर कोई पर्सन अपनी खुद की सैटेलाइट्स बना पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है कि हम सपोज कोई यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है कि पंजाब और चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी हम मॉनिटर करना चाहते हैं, दैट इज अ लाइव डेटा, तो उसके लिए वो अपनी सैटेलाइट बनाकर लॉन्च कर सकता है, राइट। तो उससे उसको वो डेटा मिलेगा। तो वो रिसर्च ओरिएंटेड चीज होनी चाहिए कि फ्यूचर में आपको उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आपको ही नहीं आपके आसपास के लोगों को भी उस टेक्नोलॉजी से क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मिशंस को डेवलप करते हैं। अगर आप, मैं इसरो की भी बात करता हूँ, शायद इसरो के पास बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं हर साल कि हमें ये करना है, उसमें से वो कुछ ही प्रपोजल्स को सेलेक्ट करता है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो उसको वैलिडेट करता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना फ्रूटफुल है। तो जब भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें वो नेशनल लेवल पे जाकर देखना है कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना वो फ्रूटफुल होगा और उसका आउटकम क्या आएगा। तो अकॉर्डिंगली हम मिशंस को डिजाइन करते हैं। फ्यूचर मिशन में मदद करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले टाइम में भारत भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है, तो ये सब चीज़ें आगे फ्यूचर्स में मदद करेंगी, सो दैट कि कोई भी टेम्परेचर की वजह से कोई भी आगे कोई हार्मफुल इम्पैक्ट ना हो। सो जो ये इसरो का मिशन है PSLV-C60 बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है ये। जैसा राघव ने बताया कि टेम्परेचर का जो हमने ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट है, वो हमारा जो पेलोड है MOITD, उसके अंदर वो जाने वाला है। और ये जो प्योरली जितना भी एक्सपेरिमेंट है हम लोगों ने खुद इस चीज को डेवलप किया है। जो हमारा स्टार्टअप है स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन, ये स्टार्टअप हमारा यमुनानगर हरियाणा में है स्टार्टअप। और शायद ये हरियाणा से पहली बार है कि कोई ऐसा स्टार्टअप जो इतने छोटे से शहर से ऐसा एक्सपेरिमेंट इसरो के साथ मिलकर भेज रहा है MOITD प्लेटफॉर्म में। और जो ये पूरा का पूरा MOITD का मतलब है, यहाँ पर आप पीछे भी देखेंगे लिखा हुआ है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है जो ऑर्बिट में 45 दिन तक रन करेगा। और 45 दिन तक जब ये ऑर्बिट में घूमेगा तो वहां से इसके अंदर जो डिफरेंट सेंसर्स हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसका जो डेटा है, वो सारे का सारा जो डेटा होगा वो इसरो के पास आएगा, क्योंकि जो इसके अंदर कम्युनिकेशन मॉड्यूल है वो इसरो का है। तो जितना भी डेटा कलेक्ट होगा वो इसरो के पास आएगा। इसरो उस डेटा को फिर हमें भेजेगा एनालिसिस के लिए कि हमारे सेंसर्स ने ये डेटा को कलेक्ट किया है, आप इसको एनालिसिस कीजिए, इसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। और वो डेटा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर धरती पर भी इंपॉर्टेंट है और स्पेस में भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर धरती पर भी ज्यादा हो जाता है तो भी डिफिकल्टी आ जाती है, स्पेस में भी ज्यादा हो जाएगा तो वहां भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके आउटकम्स क्या होने वाले हैं कि अगर हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर एट पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट बहुत हाई हो रहा है या फ्लक्चुएट पर सेकंड में ऐसे हो रहा है, तो हम अपने फ्यूचर मिशंस में वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हम अपने फ्यूचर मिशंस में उसी तरह का मटेरियल यूज कर सकते हैं कि जिससे कम से कम नुकसान हो फ्यूचर में स्पेस मिशंस के अंदर। तभी ये एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में एक क्रूशियल हो जाता है एक्सपेरिमेंट। और क्योंकि इसरो आज की डेट में जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज हैं या स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस की फील्ड में काम कर रही है, उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में है या आपके पास कुछ अच्छा एक नया आइडिया है स्पेस से रिलेटेड। तो इसरो हर फील्ड में स्पेस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को भी सपोर्ट कर रहा है। और हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि हम लोग इसरो के साथ एसोसिएटेड हैं एज अ इसरो स्पेस ट्यूटर्स। ना केवल हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं, बट हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम एजुकेशन की फील्ड में, जिसको हम स्पेस एजुकेशन बोलते हैं, उसकी फील्ड में भी जो हमारा स्टार्टअप है वो काम कर रहा है। और लगभग 10 साल से हम लोग स्पेस की फील्ड में काम कर रहे हैं और हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले स्पेस डेब्रिस के ऊपर काम कर चुके हैं, जिसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी सराहा था जब हमने काम किया। सर रतन टाटा जी भी उसको अप्रिशिएट कर चुके हैं, पद्मश्री डॉक्टर B आदि मूर्ति जी भी अप्रिशिएट कर चुके हैं उस काम को। और इन सभी से मोटिवेशन लेकर हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल का है, प्राइवेट का है, कॉलेज का है, रिसर्चर है, वो अपनी खुद की सैटेलाइट बनाकर भी स्पेस में लॉन्च कर सके। आज से पहले तक हम ये
सोचते थे कि सैटेलाइट जब वर्ड आता था तो हम सोचते थे कि सिर्फ साइंटिस्ट ही बना सकते हैं सैटेलाइट। एक बहुत बड़ा वर्ड था कि शायद जो कोई पीएचडी कर रहा है शायद वही सैटेलाइट बना सकता है। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि स्कूल का बच्चा, एक 6th क्लास का बच्चा भी सैटेलाइट बनाकर स्पेस में भेज सकता है कि अगर उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। तो वो हमारा एक फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है। जैसे आप देखेंगे एक ये छोटा सा एक प्रोटोटाइप है ये सैटेलाइट का, और ये आप ये कह सकते हैं कि अभी भी मैं चाहूँ तो इसको मैं कम से कम 60 से 70 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर तक भेज सकता हूँ रॉकेट में डालकर एक हीलियम बैलून से। इसकी इतनी पावर है। आप देखेंगे कि मेरे लिए हाथ इतनी छोटी सी चीज है, आप सोचेंगे कि ये छोटी सी डिवाइस है, लेकिन इसके अंदर इतने सेंसर्स लगे हुए हैं, कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, कोडिंग है कि ये भी आपको लाइव डेटा आपके मोबाइल फोन में देख सकता है। तो आप देख सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी की कितनी पावर है, और वही हम चाहते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले टाइम में अगर किसी भी रिसर्चर के पास, साइंटिस्ट के पास, स्टूडेंट के पास कोई आइडिया है, वो माइक्रोग्रेविटी में भेजना चाहता है, स्पेस में भेजना चाहता है, तो हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे एज ए इसरो स्पेस स्टूडेंट। उनको पूरा गाइड करेंगे कि आप स्क्रैच से हर एक चीज को कैसे बना सकते हैं, कैसे सैटेलाइट्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे टेस्टिंग होती है और कैसे आप परमिशंस लेके इसको लॉन्च कर सकते हैं। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें इस चीज में एक्सपीरियंस है, और ऑलरेडी 2019 में हम एक ऐसा लॉन्च कर चुके हैं बच्चों के साथ मिलकर। आपके ट्राई सिटी की दीक्षांत ग्लोबल स्कूल है, उनके बच्चों के साथ हमने मिलकर 2019 में एक नियर स्पेस लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया, जो 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर तक गया था, और वहां से लाइव डेटा हमारे को उस सैटेलाइट ने प्रोवाइड किया था। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, अब हमने उसको बहुत ही सॉर्ट डाउन कर दिया, सिंपल फॉर्म में ले आए कि अब फ्यूचर में कोई भी बच्चा हो वो अपनी चीजें बनाएगा, चाहे वो गांव का बच्चा है, वो ट्राइबल्स में है, हर एक बच्चा सैटेलाइट बना के स्पेस में भेज सकता है। और जब हम यहाँ पे सैटेलाइट की बात करते हैं तो डिफरेंट मिशंस होते हैं हमारे पास, और वो डिपेंड करते हैं, आपके दिमाग में ये भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसकी कॉस्टिंग क्या होगी जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं। तो सैटेलाइट की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आप उस मिशन को कुछ घंटों के लिए स्पेस में भेज रहे हैं, कुछ महीने के लिए भेज रहे हैं, कुछ सालों के लिए भेज रहे हैं। अगर सपोज करो कि आपको एक मिशन है, अगर इसी सैटेलाइट को आपको सपोज 3 से 5 घंटे के लिए स्पेस में भेजना है, तो शायद इसकी कॉस्ट आपको 2 से 5 लाख के बीच में आ जाएगी। अगर आपको वही चीज को सपोज 45 दिन के लिए भेजना है स्पेस में, तो शायद उसकी कॉस्ट 25 से 30 लाख रुपए आ जाएगी। उसी चीज को 1 साल के लिए भेजनी है तो वो शायद 1 करोड़ रुपए की बनेगी। क्योंकि जब हम स्पेस की बात करते हैं तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी स्पेस ग्रेड कंपोनेंट होते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो स्पेस में जाके भी काम कर सके। क्योंकि धरती के ऊपर टेम्परेचर अलग है, वहां पर स्पेस में टेम्परेचर अलग है। तो इसीलिए स्पेस मिशन कॉम्बिनेशन ऑफ, हर एक मिशन में कॉम्बिनेशन होता है, चाहे आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोडिंग में, तो स्पेस साइंस ही एक ऐसी है जो आप सबको यूनाइट करती है एक जगह पर आकर। तो आप एक स्पेस मिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था किसी से कि अभी कल परसों ही बच्चों से हमारी बात हो रही थी, तो बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि हम स्पेस के अंदर इडली भेज सकते हैं क्या, स्पेस में मशरूम भेजेंगे तो क्या होगा। और ये फैक्ट है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की नीड है। हम इडली क्यों भेजेंगे स्पेस में? अभी आने वाले कुछ टाइम में हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाले हैं, तो हमें उनके लिए फूड भी प्रिपेयर करना है, हमें उनके लिए खाना भी देना है। अगर वो 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए स्पेस में जाएंगे तो वो क्या खाएंगे वहां पर जाकर, उसके ऊपर रिसर्च कैसी होगी। जब तक हम भेजेंगे नहीं तो हमें इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा कि माइक्रोग्रेविटी में वो कितने दिन तक विस्टैंड कर सकता है, क्या इडली जाते ही खराब हो जाएगी या 2 महीने तक वहां पे ठीक रह सकती है, 1 महीने तक रह सकती है, राइट, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमारी डे टू डे लाइफ की चीजें हैं वो भी हम स्पेस एक्सपेरिमेंट्स में, स्पेस में भेज सकते हैं, और वहां पे जाके देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बड़ी बड़ी चीजें तो हम करते हैं, सेंसर्स भेज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी चीजें, कि मशरूम को भेजेंगे तो क्या होगा, पालक भेजेंगे तो क्या होगा, अगर हम एक क्रिस्टलाइजेशन केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा स्पेस में। तो आपकी जो भी इमेजिनेशन है उनको इस स्पेस मिशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि स्पेस एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक चीज यूनाइट होती है। और हम बच्चों की भी बात करते हैं कि एक छोटा स्कूल का बच्चा कैसे सैटेलाइट बनाएगा, तो आज की डेट में हर एक बच्चा इतना एक्सेसिबल है, वो टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ चुका है, हर बच्चे को कोडिंग आज की डेट में आती है, हर बच्चे को सेंसर्स के बारे में पता है, वो अपनी साइंस की बुक्स में डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ता है जो हमारे स्पेस मिशंस में यूज होते हैं। तो
इसीलिए स्पेस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आप ये बोल सकते हैं बहुत ब्राइट है और बूमिंग फील्ड है स्पेस टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में। और अभी आने वाले टाइम में इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं स्पेस के अंदर। तो इसीलिए स्पेस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑल्सो। इसीलिए एक आम इंसान हमेशा ये क्वेश्चन जरूर करता है, आपसे भी कभी करता होगा कि हम स्पेस में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। एक आम इंसान को क्या कहता है, अगर हम एक आम इंसान है, कॉमन मैन को क्या उसका फायदा, तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा फायदा ही कॉमन इंसान को है। आज एक किसान है, उसको नहीं पता कि कल बारिश आएगी नहीं आएगी, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी आज के दिन में ऐसी ऐसी ऐप्स है, वो आपको बता सकती है कि आज से एक हफ्ते बाद क्या होगा, फ्लड कब आएंगे, राइट। और जीपीएस है आज हमारे पास, हिंदुस्तान ने खुद का जीपीएस डेवलप कर लिया है, तो हमें यहाँ से दूसरी पोजीशन पे जाना हो, हम जीपीएस यूज करते हैं, वो भी स्पेस है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी कहीं पे फ्लड आ जाता है, सबसे पहले इसरो सामने आता है कि आपको बताता है कि उस एरिया का क्या हाल है। तो अगर इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी ही नहीं होंगी तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेंगी। तो अगर हमें अपनी इंडिया की इकोनॉमी को भी डेवलप करना है तो स्पेस मिशंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो उसी में हमारा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो हम 30 दिसंबर को इसरो के PSLV C60 मिशन में भेज रहे हैं। एक छोटा सा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, आई एम श्योर कि वो फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, उसका जो डेटा आएगा। और उसके साथ साथ इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं स्पेस की फील्ड में। वही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि दूसरे भी मोटिवेट हों और स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की फील्ड में कुछ बढ़कर काम करें। और जितनी भी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं दैट इज 100% मेड इन इंडिया है, इंडिया में हम बना रहे हैं। पहले हम निर्भर होते थे कि चाइना से कुछ मंगवाएं, यूएसए से कुछ मंगवाएं, तो अब हम जितने भी पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो सभी को इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, ताकि एक तो उसकी जो प्राइसिंग है, कॉस्ट है, वो भी लो कॉस्ट हो जाए और जो मिशंस हैं वो भी इम्पैक्टफुल मिशंस हो। जहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम पे सूखा पड़ेगा, तो आर्टिफिशियल रेन, जैसे आपने एग्जांपल लिया होगा दुबई का ही, दुबई में बारिशें बहुत कम आती है, तो वहाँ पे उन्होंने ग्रीन करने के लिए आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की गई, जिसमें कुछ उन्होंने क्लाउड सीडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया, जिसकी मदद से उस स्पेसिफिक रीजन में कुछ टाइम के लिए आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जाएगी, जिससे उनकी जो ग्रीनरी की जो चीज़ें हैं वो उनको वेजिटेशन में हेल्प करेगा और सिटी की जो लाइफ, ग्राउंड वाटर को राइज करेगा। तो बेसिकली जो स्पेस है उसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो कि डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे आने वाले टाइम में सूखा पड़ रहा है, लैंड की कंडीशन कैसे चेंज हो रही है, टेरेन्स कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके आउटपुट लेके देन दिस कंट्रीज लाइक दुबई और काफ़ी दूसरी कंट्रीज भी कर रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करके एंड दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड सीडलिंग टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल रेन। इट विल डिपेंड अपॉन द रीजन। लाइक अगर आप देखें तो इंडिया में अभी कुछ रीजन्स में ऑलरेडी वी आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बट हाँ, क्योंकि बिकॉज देयर इज थिंग लाइक इफ यू हैव सीन द न्यूज़ ऑफ दुबई, दे हैव क्रिएटेड द आर्टिफिशियल रेन, बट उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो फ्लडेड सिचुएशन क्रिएट हो गया। सो हर एक चीज़ का प्रोज भी है, कॉन्स भी है। सो वी हैव टू मेक एंश्योर कि अगर हम आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो उस लोकेशन पे वी हैव इनफ टेक्नोलॉजी कि हम ये ऐसी सिचुएशन को भी कंट्रोल कर पाए। राइट नाउ आई डोंट थिंक कि इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नियर फ्यूचर में सोच रहा होगा, बिकॉज इन द फ्यूचर वी आल्सो नीड दिस, बट राइट नाउ आई थिंक आवर मॉनसून एंड it is sufficient to provide the successful rain water among India. Like most of the countries they are using this missions. Like for example मैं लेता हूँ, अगर आपका weather forecasting है, काफ़ी कंट्रीज में काम कर रही है, लाइक इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया। तो जो सिविलियंस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट, उनके उसी के रिगार्डिंग मिशन क्रिएट किए जाते हैं, सो दैट वो उनकी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वैसे इट इज सपोर्ट द जीडीपी ऑल्सो। जैसे एग्जांपल दिया था आपको फॉर किसान वर्ग, लाइक किसान नहीं पता कि कल बारिश आने वाली है या अगले हफ्ते में जाके कैसा वेदर रहने वाला है। सो दिस डाटा दे कैन टेक विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, और उसकी मदद से वो कल क्या उगाना चाहते हैं, क्या वो अपनी फसल में पानी दे या ना दे, रोके, ह्यूमिडिटी क्या रहेगी। तो ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली किसान को सपोर्ट कर रही हैं ड्यू टू दिस स्पेस मिशन। इट डिपेंड्स कि उसमें क्या क्या रखा गया है। जो अभी हमारा एमओई मिशन है, ये 4 स्टेज, अभी किसी ने पूछा था कि इसका कितना लाइफ रहने वाला है। पहले के टाइम में भी 4 स्टेज होता था
बट फोर्थ स्टेज एक किस्म से सैटेलाइट को छोड़ा और वो जो फोर्थ पार्ट है वो कुछ टाइम के लिए एक किस्म से यूजलेस हो जाता था। जब वो वापस अर्थ के कक्षा में आएगा तो वो जल जाएगा। तो इसरो ने सोचा एक काम करते हैं, जब तक वो नहीं आ रहा तब तक उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर लेते हैं और उसका लाइफ टाइम देखा उन्होंने 40 से 45 दिन है, क्योंकि उसमें पावर भी होगा। बिकॉज हर एक जब भी हम कोई चीज स्पेस में भेजते हैं, चाहे वो 1 ग्राम का भी हो, उसकी कॉस्ट अगर आप बिस्लेरी का बोतल भी रखो तो 20 रुपए का चीज ऊपर जाके लाखों में पहुंच जाता है। तो उन्होंने देखा कि इसमें पावर मॉड्यूल्स भी हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स भी हैं। तो एक काम करते हैं कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जो कि 40 से 45 दिन तक स्पेस में रहेंगे। जो एक सैटेलाइट है, ये हमारा PSLV में अगर बात करूं तो एक सैटेलाइट 90 मिनट में एक चक्कर काट देता है, एक ऑर्बिट। मतलब एक दिन में 15 से 16 चक्कर एक ऑर्बिट हो जाएगा एक सैटेलाइट का। तो ये 40 से 45 दिन तक स्पेस में रहने वाला ये पोल मिशन जो 45 दिन तक डाटा को सेंड करता रहेगा इसरो।